तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में वादा किया था, आज हम रोप कर्स 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आ गए हैं। इस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए आपको रोप कर्स 2 की कहानी जाननी पड़ेगी और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों में छोड़ दूंगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि कैंडल्स वगैरह की मदद से किसी तरह की रिचुअल कर रही होती है। यहाँ वो कई स्टैचूज की पूजा कर रही थी, साथ ही यहाँ कुछ चाइल्ड के स्टैचूज भी थे जिसे वो कुमान थोंग कह के पुकार रही थी। अब इस रिचुअल वाले कमरे में हम किसी बच्चे के ढेर सारे कपड़े और खिलौने देख पाते हैं। ऐसा क्यों है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। साथ ही कुमान थोंग के बारे में भी हम एंड में बात करेंगे। और अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिन पे रोप कर्स आया था क्योंकि फैमिली में जो माँ थी वो रस्सी से गलत कर चुकी थी। देन फैमिली में पिता मिस्टर वू थे और इनका एक छोटा बच्चा भी था, जहाँ मिस्टर वू भी मेंटली अनस्टेबल लग रहे थे। इनफैक्ट मिस्टर वू को ऐसा लगता है मानो उनके हाथ में बच्चा नहीं बल्कि अजीब तरह की एक अगली डॉल थी। इसके ठीक बाद मिस्टर वू एकदम से अकड़ जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती है, डिपिक्टिंग कि कर्स अब उस पे आ गया है। एंड अगर कर्स आया है तो शायद वो नहीं बचेगा। अब दोस्तों मिस्टर वू किसी मिया हुआंग होटल के रूम नंबर 621 में थे और मोस्ट प्रोबेबली ये वही फैमिली है जिसको हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा था। पिछले फिल्म के अंत में एक आदमी के बीवी की डिलीवरी हुई थी, राइट? और थाई डीमन इनके पास गया था। तो हाँ, शायद ये वही फैमिली है। इस सब के बाद फिल्म का इंट्रो रोल होता है जहां हमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हमें बताया जाता है कि घोस्ट्स की गेट 7th लूनर मंथ में ओपन हो जाती है और इस टाइम पे अकेली आत्माएं हमारी दुनिया में घूमती है। लोगों का मानना है कि हमें घोस्ट मंथ के दौरान देर रात आईने में नहीं देखना चाहिए। देन आधी रात में हमें कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। फिर हमें विंड बेल्स भी नहीं टांगने चाहिए। इसके अलावा हमें घर में ना तो बहुत सारे डॉल्स रखने चाहिए, न ही किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म करना चाहिए। अब इंट्रो के बाद हम पिछली मूवी वाले चैंग और उसके भतीजे को देखते हैं जो कि जोंग कुई वाली प्ले और वी कैन से सेरेमनी में आए होते हैं। इस सेरेमनी में जोंग कुई एक यंग बंदा बना था जिसका नाम था कुआन यू। कुआन बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा था जिसे देख चैंग वाज हैप्पी। और चैंग यहाँ कुआन के पिता से बात कर रहा होता है जो कि ना सिर्फ चैंग का रिश्तेदार है बल्कि पहले वो खुद जोंग कुई के रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। अब दोस्तों यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कुआन के पास भी हेवनली मैंडेट था, यानी वो भी चोजन वन था रिचुअल परफॉर्म करने के लिए और जोंग कुई की स्पिरिट को इनहेरिट करने के लिए। ऐसे में चांग कुआन के पिता से कहता है कि उन्हें अपने बेटे को ताओइस्ट मास्टर बनाना चाहिए। ये सुन के कुआन के पिता थोड़ी सीरियस हो जाते हैं, सेइंग कि वो कुआन को कुछ भी बना देंगे लेकिन एक ताओइस्ट मास्टर कभी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ताओइस्ट मास्टर होने के कारण वो अपनी बेटी को खो दिए जो कि कुआन की बहन थी। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि 7th लूनर मंथ यानी घोस्ट मंथ स्टार्ट होने से पहले ये सारी सेरेमनी की जा रही थी क्योंकि घोस्ट मंथ में एनीहाउ ये रिचुअल्स नहीं करना होता है। कमिंग टू कुआन, वो परफॉर्मेंस कर रहा होता है और एंड में एकदम से वो स्टेज से नीचे कूदता है और पार्कोर वाले स्टंट्स करना शुरू कर देता है। कुआन का दोस्त कोई पीछे से उसे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और रैप भी गा रहा होता है। अब आप व्यूअर्स पूछ सकते हैं कि कुआन एकदम से ऐसा क्यों किया? वेल, कुआन इन रिचुअल्स वगैरह को भले ही करता था लेकिन इनमें मानता नहीं था। इनफैक्ट वो तो अपने पिता के प्रेशर में परफॉर्मेंस वगैरह कर रहा था। कुआन का एक्चुअल इंटरेस्ट पार्कोर यानी स्टंट्स वगैरह करने में था और वो इन स्टंट्स को लाइव स्ट्रीम भी करता था। तो हाँ, अभी सेरेमनी खत्म करने के बजाय कुआन पार्कोर कर दिया विद हिज फ्रेंड और ऐसे में कुआन के पिता बहुत ज्यादा भड़कते हैं। वो कुआन से कहते हैं कि कुआन ने जोंग कुई की पूरी परफॉर्मेंस को खराब कर दिया और ये परफॉर्मेंस मामूली नहीं होते, रादर इनकी मदद से इविल स्पिरिट्स को सप्रेस किया जाता है। वो बताते हैं कि कैसे जब एक परफॉर्मर जोंग कुई बन के परफॉर्म कर रहा होता है तो इविल स्पिरिट्स उससे डर रहे होते हैं और परफॉर्मेंस के टाइम किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। एक बार कोई बंदा जोंग कुई बन के परफॉर्मेंस दे रहा था और एक आदमी उसे रियल नेम से बुला के डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे में स्पिरिट्स को पता लग गया कि परफॉर्मर के अंदर जोंग कुई नहीं है और स्पिरिट्स उस परफॉर्मर पे हमला करके उसे लहूलुहान कर दिए थे। इन शॉर्ट कुआन के पिता उसे समझा रहे थे कि कुआन को ये सब सीरियसली लेना चाहिए। ऑफ कोर्स कुआन इन सब को सुन के तंग आ गया था और वो अब भी इस सब को अंधविश्वास ही मान रहा था। तभी अचानक इनके क्रू की एक लड़की जिसका नाम चिंग है वो बहुत बीमार हो जाती है और सभी उसे उठाकर चियामिन के पास ले जाते हैं। दोस्तों चियामिन और कोई नहीं बल्कि रोप कर्स 2 मूवी की मेन कैरेक्टर है और चियामिन यहाँ चिंग को देखती है।
चिंग क्लियरली किसी स्पिरिट द्वारा पोजेस हो गई थी, मोस्टली बिकॉज कुआन ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दिया था और पोजेस्ड हालत में चिंग लोगों पे हमला करती है। लेकिन चियामिन अपनी पावर्स से चिंग के अंदर के स्पिरिट को बाहर निकाल देती है। लेकिन दोस्तों स्पिरिट अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं गई थी और तभी अचानक चिंग वापस से फुली पोजेस होकर कुआन पे हमला कर देती है, सेइंग कि तुम मुझे क्यों नहीं बचाए। कुआन इससे डर जाता है, लेकिन एन मौके पे चियामिन आके चिंग के अंदर से फुल एंड फाइनली स्पिरिट को बाहर निकाल देती है। अब वो स्पिरिट कुआन से ऐसा क्यों कह रही थी कि तुम मुझे क्यों नहीं बचाए? वेल, इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब हम कुआन की बैक स्टोरी जानेंगे। अब आगे कुआन के पिता उसे जोंग कुई से सॉरी बोलने को कहते हैं और कुआन इससे चिढ़ के कह देता है कि जब उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे ना तो वो इस जगह को ही छोड़ के चला जाएगा। दूसरी तरफ हमें फिर से मी हुआंग होटल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ की ओनर वान हुआ थी और यहाँ हम वान को अपने बच्चे से बात करते देखते हैं जो कि बॉल से होटल के कॉरिडोर में खेल रहा था। ध्यान रहे कि हम व्यूअर्स को वान का बच्चा नहीं दिखाया जाता, रादर कैमरा वान पे ही फोकस कर रही थी। वान यहाँ कमरा नंबर 621 में जाती है जहाँ वो मिस्टर वू को लटका पाती है। ये देख वान चिल्लाती और अगले सीन में हम पुलिस को होटल में आते देखते हैं जो कि लाश वगैरह ले जा रहे थे। पुलिस का मानना था कि मिस्टर वू इसलिए ऐसा किए क्योंकि उनकी बीवी भी समाप्त हो गई थी और वो अपने बच्चे को भी बहुत ज्यादा भूखा रख रहे थे जिससे बच्चा भी खत्म हो गया और फाइनली मिस्टर वू भी खत्म हुए। तभी होटल में वॉन की एक फ्रेंड आती है जो कि पेशे से प्रोस्टिट्यूट है और अक्सर वो अपने क्लाइंट्स को यहीं पे लेके आती है। फ्रेंड होटल में हुए इस हादसे से बहुत डर चुकी थी और वो हादसे वाले कमरे यानी 612 और अपने कमरे की क्लींजिंग करवाना चाहती थी। अब उस रात फ्रेंड को होटल कॉरिडोर में बॉल दिखता है जो कि बाउंस हो रहा था एंड ये बॉल वॉन के बेटे का ही था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बॉल के आसपास कोई नहीं था। खैर, तो आगे ये फ्रेंड लेडी कुई को कॉल करती है ताकि कुई होटल आके क्लींजिंग वगैरह करे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रेंड लेडी है वो कुई की आंटी है। वो कुई को पैसे ऑफर करती है जिसके बाद कुई क्लींजिंग करने के लिए मान जाता है और यहाँ कुई के साथ कुआन भी होटल आ जाता है। हम समझ पाते हैं कि कोई सुपरनैचुरल चीजों से बहुत डरता है, लेकिन कुआन को इन चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम वॉन को देखते हैं जो कि होटल के छत पे जाती है और यहाँ छत पे वही बूढ़ी औरत रह रही थी विथ हर रिचुअल सेटअप। मतलब वो औरत जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। ये बूढ़ी औरत कह रही होती है कि घोस्ट मंथ शुरू होने के बाद बच्चे दूध नहीं पी रहे और उनकी स्पिरिट अभी वीक स्टेट में है। ये बूढ़ी औरत वॉन को चेतावनी भी देती है, सेइंग कि वॉन को किसी भी हाल में अपने बच्चे को मीट नहीं खिलाना है। इसी बीच कुई और कुआन होटल पहुंचते हैं फॉर क्लींजिंग और यहाँ आके इन्हें पता चलता है कि होटल में क्या कांड हो रखा है। मिस्टर वू के लटकने वाली बात सुन के कुई एकदम फ्रीक आउट कर जाता है, लेकिन कुआन बिल्कुल नहीं डरता, रादर वो क्लींजिंग का काम शुरू करता है। अब कुआन को भी यहाँ होटल कॉरिडोर में बॉल दिखता है। इनफैक्ट उसे एक बच्चे की आवाज भी सुनाई देती है विच वाज सस्पिशियस। कुआन बिना इस पे ध्यान दिए क्लीनिंग वगैरह शुरू करता है। वहीं छत पे हम वॉन को देखते हैं जो कि कपड़े सुखा रही थी। याद है ना, घोस्ट मंथ में रात को कपड़े नहीं सुखाने हैं। खैर, यहाँ हम पहली बार वॉन के बेटे को देखते हैं जो कि उनके साथ बॉल से खेलना चाह रहा था और तभी कुआन गंदे कपड़े लेके छत पे आता है। कुआन अगेन यहाँ फील करता है कि वॉन का बेटा छत पे है लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। इस सब के दौरान कुई होटल में अकेला था और डर के मारे वो लाइव स्ट्रीम शुरू करके अपने व्यूअर्स को रूम की हालत देन रस्सी वाला फंदा दिखाना शुरू करता है। कुई के व्यूअर्स तुरंत नोटिस करते हैं कि कैसे कमरे में और बाथरूम में अलग लैंग्वेज में कुछ तो लिखा हुआ है। अब यहाँ कुई के साथ कमरे में असाधारण गतिविधियां भी होती है, लाइक टीवी अपने आप ऑन होता है जहाँ वो मिस्टर वू के फैमिली की हिस्टेरिकल बिहेवियर देखता है। देन उसे टीवी में थाई डीमन की मूर्ति दिखती है और इसके बाद चादर में लिपटा घोस्ट दिखता है ऑल दैट। तभी कुआन वापस नीचे आ जाता है जिसके बाद एवरीथिंग वाज नॉर्मल अगेन। इस पॉइंट तक कोई बहुत डर चुका था, लेकिन कुआन उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि वो बाथरूम साफ करेगा तब तक कोई रूम को साफ कर दे। अब जैसे ही कुआन बाथरूम में जाता है कोई पे एक चादर में लिपटी एंटिटी हमला कर देती है। वहीं कुआन मजे में बाथरूम साफ कर रहा होता है जब उसे उसके पिता का कॉल आता है, ऑल्दो कुआन कॉल नहीं उठाता। क्लीनिंग के बाद जब कुआन बाथरूम से बाहर आता है तो कमरे में कुई का कोई अता पता नहीं था। इनफैक्ट कुआन तो उस कमरे में लॉक हो चुका था। ऐसे में कुआन होटल की ओनर वॉन को कॉल करके उनसे रूम 621 अनलॉक करने को कहता है। तब तक कुआन कमरे में टंगी रस्सी को भी काट लेता है। अब मिसेस वॉन कुआन को अनलॉक करने जाने ही वाली होती है कि वो अपने बेटे को देखती है जो कि फ्रिज से कच्चा पोर्क लिवर यानी मीट खा रहा था। याद है ना, मीट खाने से वो ओल्ड लेडी मना की थी। वॉन अपने बेटे को रोकती और यहाँ हम बच्चे के एक्सप्रेशन को एकदम बदलते देखते हैं विच क्लियरली इंडिकेटेड कि वो अब कोई नॉर्मल ह्यूमन तो पक्का नहीं है। मतलब पहले भी नहीं था, लेकिन अब उसके अंदर इविल साइड आ रही है। तभी यहाँ मिसेस वॉन का हस्बैंड आता है जो कि अपने साथ किसी दूसरी औरत को लेके आया था। इस बात पे वॉन और उनके हस्बैंड में झगड़ा हो जाता है जहाँ हस्बैंड वॉन पे हाथ भी उठाता है और इनकी बहस से हम समझ पाते हैं कि वॉन का बेटा तो एक्चुअली में एक एक्सीडेंट में मर गया था और उस एक्सीडेंट में वॉन की ही गलती थी। तब से ही वॉन का हस्बैंड उससे हेट करता है एंड दिस ऑल्सो टेल्स कि जो बच्चा हमें अभी तक दिख रहा था
वो ह्यूमन तो नहीं है और शायद अब किसी तरह का इविल एंटिटी है। दूसरी तरफ कुआन के पिता कुई वाली लाइव स्ट्रीम देख के समझ जाते हैं कि उनका बेटा घोस्ट मंथ में कर्स्ड रोप वाली जगह पे क्लिंजिंग करने गया है एंड एज वी ऑल नो कि इस मंथ में रिचुअल नहीं करना होता है। इसीलिए वो फौरन चैंग को इसके बारे में बताते हैं और खुद जोंग कुई बन के होटल की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो कुआन को बचा सके। यहाँ चैंग को भी राइस में कुछ आकृति बनती दिखती है जिसमें से वही आवाज आ रही थी कि ना तो तुम हेवन में जाओगे ना ही अर्थ पे रहोगे। इससे क्लियर हो जाता है कि घोस्ट मंथ में थाई डीमन इज बैक और इस बार उसे फिर से साथ जाने चाहिए ताकि वो किसी हेवनली मैंडेट वाले ह्यूमन को पोजेस करे और उन्हें खत्म कर सके। अब अगर होटल की बात करें तो वहां वॉन का पति एक लड़की को लाया था ना, वेल थाई डीमन इस लड़की को अकेला कर देता है और लड़की जितना भी भागना चाहे वो घूम फिर के एक ही पॉइंट पे आ जा रही थी। यानी एकदम से ढेर सारे बॉल्स उसकी तरफ आते हैं और ये लड़की थाई डीमन द्वारा पोजेस होकर खत्म हो जाती है। देन कुआन का कमरा अपने आप खुलता है जिसके बाद कुआन होटल में इधर उधर घूमता है। उसे स्टेयर्स पे अपना दोस्त कुई लटका हुआ मिलता है जिससे कुआन एकदम घबरा जाता है और इधर उधर भागना शुरू करता है फॉर हेल्प। वहीं वॉन की बात की जाए तो उसमें और उसके हस्बैंड में वापस लड़ाई हो जाती है और हस्बैंड वॉन को चोक करने लगता है। तभी इनका बच्चा उई उई जो कि सपोजेडली इस दुनिया में नहीं है वो सामने आता है और उसे देख के हस्बैंड अपनी आंखें नोचता है, देन पजेस हो जाता है। वॉन भी अपने आपे से बाहर आकर अपने हस्बैंड को ही समाप्त कर देती है और तभी कमरे में वॉन की फ्रेंड आती है। वॉन की फ्रेंड का भी वही हश्र होता है, यानी वो अकड़ के पजेस होकर खत्म होती है। और दोस्तों इस पॉइंट तक वॉन पूरी तरह से थाई डीमन के कब्जे में थी। दूसरी तरफ कुआन के ऊपर पजेस्ड कुई हमला कर देता है और इससे पहले वो कुआन को खत्म करता। कुआन के पिता जोंग कुई बन के यहाँ आ चुके थे और वो कुई पे चांटिंग्स करके हमला करते हैं। अब अगर आपको याद हो तो जोंग कुई वाले अवतार में परफॉर्मर को डिस्टर्ब नहीं किया जाना है, स्पेशली उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ जब पजेस्ड कोई वापस हमला करता है तो कुआन अपने पिता को डैड बोल के पुकारता है जिसके बाद पिता बेहोश हो जाते हैं। मतलब डैड बोलने से रियल आइडेंटिटी भी पता चल गई एंड उनका जो रिचुअल था वो भी डिस्टर्ब हुआ। ना जब पिता होश में आते हैं तो कुआन उनका मेकअप वगैरह को हटा चुका था और उन्हें रेस्ट करवा रहा था। इस पॉइंट पे बाप बेटा बातें करते हैं और हमें इनका पास्ट क्लियरली पता चलता है। सो बेसिकली कुआन की एक बहन भी थी और एक बार कुआन के पिता कुआन और उसकी बहन को जंगल में ले गए थे। पिता वहाँ जोंग कुई बन के परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करने वाले थे और उस दौरान उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाना था, इसीलिए वो कुआन को अपनी सिस्टर का ख्याल रखने कहते हैं। ना कुआन को बचपन से जोंग कुई वाले स्टेप्स बहुत पसंद थे, इसीलिए वो अपने पिता को परफॉर्म करते हुए देख रहा था और उसका ध्यान अपनी बहन पे नहीं था। अभी कुआन की बहन वाटरफॉल में चली जाती है और वहाँ के पानी में बह जाती है और कुआन अपनी बहन को नहीं बचा पाता। तब से कुआन के मन में ये गिल्ट था कि उसके कारण उसकी बहन नहीं बची और तभी इनिशियल सीन में वो डीमन कुआन को कह रही थी कि तुम मुझे क्यों नहीं बचाया, मतलब उसकी बहन का गिल्ट उसे फील करवा रही थी। वहीं कुआन के जो पिता हैं उनके मन में ये गिल्ट है कि उन्हें अपने बच्चों को जंगल में लेके जाना ही नहीं चाहिए था और ये सब ताओइस्ट मास्टर बनने के चक्कर में हुआ। तभी पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कभी भी ताओइस्ट मास्टर बने। तो हाँ, कुआन खुद गिल्ट में है, उसके पिता भी गिल्ट में है। जो भी हो, इस पॉइंट में बाप बेटे एक दूसरे को माफ करते हैं और उस इंसिडेंट से मूव ऑन कर पाते हैं। पिता यहाँ कुआन को प्रोटेक्शन वाला रून नेकलेस देते हैं और उसे ताओइज्म मुद्रा भी सिखाते हैं जिसकी मदद से कुआन इविल से लड़ पाएगा। देन वो कुआन को हाथ धोने कहते हैं और जैसे ही कुआन जाता है पिता उसे लॉक करके खुद अकेले थाई डीमन से भिड़ने निकल पड़ते हैं। लेकिन उनकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी, उनका जो रिचुअल था वो पहले डिस्टर्ब हो चुका था, जिसके परिणाम अनुसार ये होता है कि डीमन उन पे भारी पड़ता है और वो भी लटक के समाप्त हो जाते हैं। वहीं वॉन के कमरे में उसकी फ्रेंड और उसका हस्बैंड समाप्त पड़े थे जिन्हें बच्चा उई उई खा रहा था। दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत के रिचुअल वाले सेटअप में जितनी भी स्टैच्यूज थी उनमें से खून निकलने लगता है, विच मीन्स कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। ऐसे में ये बूढ़ी औरत चाकू से एक ग्लास में स्टैब करने लगती है और इसके परिणाम अनुसार बच्चा उई उई चिल्लाने लगता है। वॉन अपने बेटे उई उई को संभालती है और बूढ़ी औरत के पास छत पे लेके जाती है। यहाँ ये बूढ़ी औरत वॉन और उसके बेटे के अगेंस्ट हो गई थी और ऐसे में वॉन एकदम से पजेस होकर क्रीपली स्माइल करती है। देन वो बूढ़ी औरत पे हमला करके उन्हें भी निपटा देती है। इसी के पैरेलल में चियामिन और भतीजा भी होटल पहुंच गए थे टू सेव कुआन। इन्हें कैसे पता चला? ऑफ कोर्स चैंग बताया होगा। अब इस पॉइंट तक कुआन के पिता भी खत्म हो चुके हैं और फाइनली कुआन का कमरा अपने आप खुलता है। जैसे ही कुआन बाहर आता है वहाँ सब कुछ रेड कलर का था और थाई डीमन कह रहा था कि वो जोंग कुई को मारने आया है। तभी एकदम से दो शैतानी हाथ कुआन को जकड़ लेते हैं और कुआन अपने उस विजन में पहुंच जाता है जहां उसकी बहन डूब रही थी। विजन के अंदर कुआन अपनी बहन को बचाता है लेकिन एकदम से उसकी बहन डीमन में तब्दील होकर उस पर हमला करती है। ऑल्दो कुआन अपने प्रोटेक्टिव लॉकेट के कारण बच जाता है। कुआन रियलिटी में आता है और रियलिटी में कुआन अभी भी होटल के रूम में ही था और वो अपने पिता की तलवार लेके कॉरिडोर में भागता है। मीनवाइल चियामिन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके भतीजा के साथ कुआन के करीब आ रही थी। ये लोग एक पॉइंट पे मिलते हैं लेकिन भतीजा यहाँ पजेस होकर कुआन पे हमला करता है। चियामिन समहाउ उसे रोकती और इस पॉइंट पे कुआन वाज अपसेट
क्योंकि उसके सारे करीबी लोग उसकी वजह से खत्म हो रहे थे, लाइक हिज फादर। ये सुन के चिया मिन उसे समझाती है कि जिसके ऊपर भी हेवनली मैंडेट होता है उसके आसपास ये सब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जिस दिन इंसान अपनी हेवनली मैंडेट को स्वीकार करके लोगों की मदद करने लगे ना, तब से सब कुछ ठीक हो जाता है। अब अगर आप व्यूअर्स रोप कर्स 2 की एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तो वहां भी चिया मिन के साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन एंड में वो हेवनली मैंडेट को स्वीकार ली और आज वो इतनी अच्छी टाओइस्ट मास्टर काइंड ऑफ बन गई है। जो भी हो, कुआन को यहाँ ईयर में पेन होता है जिसका सोर्स ऊपर था, और चिया मिन भी इविल पावर को सूंघ पाती है ऊपर ही। ऐसे में दोनों भाग के होटल के छत पे आते हैं। नाउ छत पे पजेस्ड वॉन उन सभी लोगों की लाशों को एक साथ रखी थी जो कि थाई डीमन के शिकार हो चुके थे, और यहाँ हम क्लियरली 6 लाशें देख पाते हैं, यानी बस एक और शिकार जिसके बाद थाई डीमन सीधा जोंग को खत्म करने आएगा। वान और चिया मिन भी इन लाशों को देखते हैं और इन्हें कुमान थोंग की मूर्ति भी दिखती है। वान तुरंत ही इन दोनों पे हमला कर देती है और चिया मिन अपनी पावर से वॉन को संभालती है। वहीं कुआन तलवार से कुमान थोंग की मूर्ति पे हमला करता है जिससे मूर्ति क्रैक होती है, और यहाँ पजेस्ड वॉन इस मूर्ति को बचाते हुए रोने लगती है। इस पॉइंट पे चिया मिन वॉन को एक पेपर क्लिपिंग दिखा के बताती है कि उसका बेटा तो एक्सीडेंट में ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब यहाँ हमें वॉन की बैक स्टोरी बताई जाती है जिससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी। दरअसल वॉन ड्रिंक एंड ड्राइव कर रही थी और तब उसके कार में उसका बेटा भी था। ऐसे में कार की एक्सीडेंट होती है जिसमें वॉन खुद तो बच गई लेकिन उसका बेटा नहीं बचा। वॉन का हस्बैंड इस घटना के लिए वॉन को ही ब्लेम करता है और वॉन भी खुद को ब्लेम कर रही थी, इसलिए वो इस बूढ़ी औरत को जो कि उसके रिलेटिव ही है उसको पकड़ के लाती है, जो कि कुमान थोंग को पूज के उई उई की स्पिरिट को वापस लेके आई। ऑल्दो इसका परिणाम ये था कि उई उई कभी भी दोबारा रीइंकार्नेट नहीं होगा। अभी तो दोस्तों इस रिचुअल वाले कमरे में बच्चों वाली ड्रेस और बच्चों के खिलौने थे, एज बच्चे की बिलोंगिंग्स रिचुअल के लिए चाहिए थी, और इसलिए वॉन अपने बेटे उई उई को देख पाती थी और बाकी लोग उसे बस महसूस कर पाते थे, क्योंकि उई उई जिंदा नहीं था, उसकी स्पिरिट को बस वापस लाया गया था। अब थाई डीमन जब इस होटल में आया तो वो कुमान थोंग की चाइल्ड वाली आत्मा को हटा के खुद उसे पजेस किया, जिससे उई उई करप्ट हो गया। खैर प्रेजेंट टाइम में वॉन को ये सब याद आता है, स्टिल वो पजेस्ड ही थी ना, तो वो बोलती है कि 7 बॉडीज 7 लाइव्स वाउ टू किल जोंग। इसके बाद वो खुद को चाकू से समाप्त करती है, यानी थाई डीमन को 7 जानें मिल चुकी हैं, और अब वो कुआन को मारेगा क्योंकि उसके ऊपर ही जोंग का हेवनली मैंडेट है। यानी कुआन को मारने का मतलब है जोंग की स्पिरिट को खत्म करना। बस फिर क्या था, हम कुआन को एक अलग से रेल्म में देखते हैं जहां थाई डीमन अपने असली रूप में आके उस पे हमला करता है। कुआन अपने लॉकेट से डीमन को दूर करता है, लेकिन एक पॉइंट पे लॉकेट भी उसके पास से गिर जाता है। ऐसे में कुआन का खत्म होना ऑलमोस्ट तय था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हम चांग को देखते हैं जो कि अपने ही घर में रिचुअल्स एंड चांटिंग्स करते हुए जोंग कुई से मदद मांग रहा था। ऐसे में जोंग कुई फाइनली हेल्प करते हैं और वो सीधा कुआन के पास आते हैं। वो कुआन के खून से ही उसके फेस पर जोंग कुई वाला मेकअप करते हैं, और कुआन अब जोंग कुई के स्टेप्स लेने को तैयार था, यानी कि फाइट करने के लिए रेडी था थाई डीमन से। बस फिर क्या था, कुआन जोंग कुई परफॉर्मेंस वाले स्टेप्स शुरू करता है जिसमें कुल 7 पावरफुल मूव्स थे, और थाई डीमन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। हर स्टेप के साथ गोल्डन लाइट्स फैल रही थी, डिपिक्टिंग कि जोंग कुई के स्टेप्स का प्रभाव थाई डीमन पे पड़ रहा है। स्टिल थाई डीमन अपनी पूरी ताकत लगा के कुआन पे हमला करता है और उसे हराने भी लगता है, लेकिन एन मौके पे चिया मिन भी इस रेल्म में आके डीमन पे हमला कर देती है। एक तरह से देखा जाए तो कुआन इज जोंग कुई और चिया मिन जोंग कुई की बहन हुई। थाई डीमन यहाँ चिया मिन पे हमला करता है, लेकिन तभी कुआन फाइनल स्टेप करके ना सिर्फ इस बार अपनी बहन को बचाया, बल्कि वो थाई डीमन को भी खत्म करने लगता है। एक फाइनल तलवार की चोट से थाई डीमन रोशनी बन के फट जाता है और हम कुमान थोंग की मूर्ति को भी टूटते हुए देखते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम कुआन और चियामिन को वही होटल के छत पे होश में आते देखते हैं, और ये लोग लड़ाई जीत चुके थे। चियामिन यहाँ सारे रिचुअल वाली चीजों की क्लिंजिंग करके उन्हें फाइनली जला देती है। I mean, थाई डीमन हमेशा किसी कर्स चीज की मदद से ही आता है, स्पेशली केबल या रोप। जैसे रोप कर्स 2 और रोप कर्स 3 के बीच में वो एक फोन के केबल से आया था जिससे वो कैमरा गर्ल लटकी थी। हाँ, इस बार चियामिन एकदम प्रॉम्प्टली सारी चीजें जलाई है ताकि थाई डीमन अब वापस नहीं आए। और एक तरह से देखा जाए तो जोंग कुई ने भी सारे इविल स्पिरिट्स को वापस भेज दिया है इन देयर रेल्म। मूवी का फाइनल सीन कुछ समय बाद का था जहां हम कुआन को अलग तरह के गेटअप में जोंग कुई परफॉर्मेंस करते देखते हैं। भतीजा कहता है कि कुआन की ड्रेस मॉडर्न है, नॉट लाइक जोंग कुई, और इस पे चैंग समझाते हैं कि ड्रेस में कुछ नहीं रखा है, रादर परफॉर्मेंस दिल से और रेस्पेक्ट से होनी चाहिए। परफॉर्मेंस के दौरान कुआन अपने पिता और अपनी बहन की स्पिरिट को देखता है जो कि उससे बहुत खुश थे। यहाँ चियामिन भी खुश थी क्योंकि पिछली फिल्म में जब येन हुओ खुद को सैक्रिफाइस किया था फॉर चियामिन, तो चियामिन को बहुत दर्द हुआ था क्योंकि येन हुओ से क्लोज भी हो गया था और येन हुओ चोजन वन भी था। लेकिन अब चियामिन के साथ एक और चोजन वन है इन फॉर्म ऑफ कुआन।
हाँ, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर यन हुओ को देखती है। सो एवरीथिंग वाज गुड नाउ, और यहीं पे फिल्म खत्म होती है। अब दोस्तों फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां हम एक औरत को जापानीज फूड स्टॉल के अंदर जाते देखते हैं। ये मोस्टली यहाँ की एम्प्लॉय होगी और वो अपने ओनर को लटका हुआ पाती है। वहाँ एक अजीब फीमेल डीमन या घोस्ट थी जो कि चमकती हुई चुन्नी पहने हुए थी और वो इंसान खा रही थी। ये डीमन इस औरत पे हमला करती है एंड पोस्ट क्रेडिट सीन यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी रोप कर्स 3 की कहानी और ये सेकंड फिल्म की डायरेक्ट सीक्वल थी। इनफैक्ट पोस्ट क्रेडिट सीन देख के ऐसा लगता है कि रोप कर्स 4 भी जरूर आएगी। ऑल्दो अब हम थाई डीमन को शायद नहीं देखेंगे, रादर कोई और फीमेल डीमन है जिससे रोप कर्स को कनेक्ट किया जाएगा। वैसे हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है लास्ट में जिस औरत को हम देखे उसके अंदर थाई डीमन ही हो जो कि समहाउ वापस से आ गया है, क्योंकि अगेन कोई चीज छूट गई होगी। बट स्टिल आई बिलीव कि ये थाई डीमन नहीं कोई और डीमन है जिसका कनेक्शन रोप कर्स से होगा। अब अगर फिल्म की बात की जाए तो रोप कर्स 3 की कहानी एक हाई स्टेक सुपरनैचुरल बैटल है जहां कुआन जो कि जोंग कुई का नया चोजन वन है वो अपने एंसेस्टर्स की लेगेसी को शुरू में रेजिस्ट करता है, लेकिन जब थाई डीमन तबाही मचाता है और उसके करीबी लोगों को निशाना बनाता है तो कुआन को अपनी हेवनली मैंडेट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे पास्ट के गिल्ड्स जैसे कुआन की बहन का एक्सीडेंट या फिर वॉन के बेटे का एक्सीडेंट, ये सब सुपरनैचुरल एंटिटीज को बुलाते हैं और कैसे फेथ और ट्रेडिशन ही इन इविल फोर्सेस से लड़ने का एक ही रास्ता है। अंत में कुआन और चियामिन मिलकर थाई डीमन को हराते हैं और कुआन फाइनली एक ताओइस्ट मास्टर के रूप में अपनी जगह बनाता है। फोकलोर में भी ऐसा कहा गया है कि जोंग कुई जो है वो सारे घोस्ट स्पिरिट्स की मदद लेके अपनी बहन की जो शादी करवा रहे थे वहां पे लेके आए थे टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर। और फिल्म का जो एंडिंग सीन था वो कहीं ना कहीं इस ट्रेडिशन ऑफ फोकलोर को भी सम्मिलित करता है जहां कुआन एंड चियामिन यानी जोंग कुई एंड उसकी बहन मिलकर लड़ते हैं। सो इट्स नीडलेस टू से कि फिल्म का जो कोर एलिमेंट वो है जोंग कुई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है चाइनीज और ताइवानीज फोक रीजन में जिनको डीमन ड्वेलर भी माना जाता है। इनके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था, स्टिल यहाँ मैं कुछ और चीजें बताऊंगा। स्टोरी के हिसाब से जोंग कुई एक पावरफुल डीटी है जो इविल स्पिरिट्स को सप्रेस करते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जोंग कुई बनने वाला परफॉर्मर यानी कुआन यू को बहुत ही सीरियसली और बिना किसी डिस्टर्बेंस के परफॉर्मेंस देनी होती है, क्योंकि उस वक्त स्पिरिट्स उस परफॉर्मर से डरते हैं। अगर परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ होती है या परफॉर्मर की असली आइडेंटिटी सामने आती है तो स्पिरिट्स उस पे हावी हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिखाता है कि सिर्फ पावर्स ही नहीं बल्कि फेथ और डिसिप्लिन भी जरूरी है इन रिचुअल्स को सक्सेसफुली करने के लिए। कुआन के पिता का जोंग कुई बनकर अपनी बेटी को खोना और फिर कुआन का उस पोजीशन को एक्सेप्ट करना इस डेटी की सिग्निफिकेंस और उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट करता है। अब अगर जोंग कुई के बारे में आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप मेरी रोप कर्स 2 वाली वीडियो की एंडिंग जरूर देख लीजिए। बट थर्ड पार्ट में कुमानथोंग का जिक्र भी है और उनके आइडियल्स की प्रेजेंस एक क्रूशियल प्लॉट पॉइंट है। कुमानथोंग एक थाई अर्बन लेजेंड है जहां एक मृत बच्चे की स्पिरिट को एक आइडल या एमुलेट में बुलाया जाता है ताकि वो अपने ओनर को गुड लक, वेल्थ और प्रोटेक्शन दे। फिल्म में वॉन अपनी खत्म हुए बच्चे उई उई की स्पिरिट को वापस लाने के लिए एक बूढ़ी औरत जो रिचुअल करती है उसकी मदद लेती है और ये सब कुमानथोंग की पूजा करके हुआ था। इनफैक्ट हम वहाँ मूर्ति भी देख पाते हैं ना। ओरिजिनल कुमानथोंग लेजेंड्स में स्पिरिट को परमानेंटली बाइंड करने के लिए उसकी री इनकारनेशन को रोक दिया जाता है और फिल्म में भी यही बताया गया है कि इस रिचुअल का परिणाम ये होगा कि उई उई कभी भी दोबारा री इनकारनेट नहीं होगा। फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब थाई डीमन घोस्ट मंथ में होटल आता है और वो कुमानथोंग की चाइल्ड स्पिरिट को हटाकर खुद उस आइडल को पजेस कर लेता है। इससे उई उई की स्पिरिट कहीं ना कहीं करप्ट हो जाती है। खैर कुमानथोंग की और बात की जाए तो ट्रेडिशनली ये काफी डार्क और मैकेबरे तरीके से बनता है। उसमें खत्म हुए फीटस या खत्म हुए बच्चे के पार्ट्स को यूज किया जाता है, फिर उनको ड्राई करके और फिर रिचुअल किया जाता है। लेकिन आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में थैंकफुली ये मोस्टली वुडन, मेटल या प्लास्टिक के स्टैचूज होते हैं जिसमें से ब्लेसिंग्स और रिचुअल्स के थ्रू स्पिरिट को इनवाइट किया जाता है। लोग कुमानथोंग को गुड लक, वेल्थ और प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। ये माना जाता है कि कुमानथोंग अपने ओनर को हेल्प करता है बिजनेस में सक्सेस पाने में, लॉटरी जीतने में एंड इवन डेंजर से बचाने में। कुछ लोग इसको एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं और उन्हें रेगुलर ऑफरिंग्स देते हैं जैसे कि दूध पिलाना, स्वीट्स देना, रेड सोडा, टॉयज एंड ऑल दैट। देन वो स्टैच्यू से बात भी करते हैं। ये माना जाता है कि अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो अपसेट हो सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फिल्म में भी हम कुमानथोंग की स्टैच्यू के सामने टॉयज एंड मिल्क्स वगैरह रखा हुआ देखे हैं। मूविंग ऑन, रोप कर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तीनों फिल्म का कहीं ना कहीं सेंट्रल थीम था। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे फैमिली में एक जो माँ थी वो रस्सी से गलत कर चुकी थी। रोप कर्स ताइवान में एक वेल नोन अर्बन लेजेंड है जहां अगर कोई इंसान रस्सी से गलत तरीके से ट्रीट करता है, जैसे उसके नीचे से गुजरना, खुद को समाप्त करना, उसे डिस्टर्ब करना, तो उस रस्सी पे कर्स आ जाता है। ये कर्स खुद खत्म होने से रिलेटेड होता है या फिर बुरा लक लाता है। फिल्म में मिस्टर वू का लटकना और फिर थाई डीमन का विक्टिम्स को लटकाना इस कर्स की डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है।
अब रोपकर्स 2 और 3 में थाई डीमन ही प्राइमरी एंटेगनिस्ट है और ये भी एक ताइवानीज फोक हॉरर का एलिमेंट है। फिल्म में बताया गया है कि थाई डीमन को 7 जानों की जरूरत है ताकि वो किसी हेवनली मैंडेट वाले ह्यूमन को पजेस करके इंसान के रूप में खुद आ सके। और 3 में तो वो बेसिकली जोंग कुई को ही मारना चाहता था क्योंकि 2 में जोंग कुई ने उसे शिकस्त दिया था। ये एक टिपिकल सुपरनैचुरल एंटिटी का मोटिव है हॉरर जॉनर के अंदर, जहां या तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में आना चाहता है या फिर उन्हें खत्म करना चाहता है जो उसे ऐसा करने से रोक रहे हो। घोस्ट मंथ यानी 7th लूनर मंथ में इस डीमन का एक्टिव होना भी एक ऑथेंटिक ताइवानीज बिलीफ है। ताइवान के लोग मानते हैं कि इस मंथ में घोस्ट्स की गेट ओपन हो जाती है और अकेली आत्माएं दुनिया में घूमती है। इस दौरान कई चीजें फॉरबिडन होती है, जैसे देर रात आईने में नहीं देखना है, कपड़े नहीं सुखाना है, विंड बेल्स नहीं टांगना है या बहुत सारी डॉल्स नहीं रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस महीने में रिचुअल्स परफॉर्म बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन फिल्म के अंदर अगर आप गौर करें तो ये सारी चीजें होती है, जैसे कुआन और कोई आईने में देखते हैं जबकि कोई मना कर रहा था और बाद में ये आईना फूटता भी है। एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं आपको ये नहीं बताया क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हाँ ये चीज हुई थी। देन वॉन कपड़े सुखा रही थी। होटल के अंदर हम विंड बेल्स को भी देख पाते हैं। देन जितना भी हम कुमान थोंग के मॉडल्स वगैरह देखे थे, स्टैचूज एंड ऑल दैट, वो कहीं ना कहीं डॉल से रिजेंबल कर रही थी। और एंड में ये लोग रिचुअल भी परफॉर्म किए। तो हाँ, जो जो चीज मना किया गया था वो सब कुछ कहीं ना कहीं फिल्म में आया, जो कि मेरे हिसाब से एक तरह की आयरनी हो गई। ओवरऑल फिल्म में सुपरनैचुरल एलिमेंट के अलावा गिल्ट और अटॉनमेंट वाली कॉन्सेप्ट भी है। देन यहाँ ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी पे भी प्रकाश डाला गया है। मैं आपको पूरी कहानी और कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।